नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 और कार्यकर्ताओं को दायित्व बांट दिए हैं। दायित्वों की ये दूसरी सूची है। बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि सौंपे गए विभागीय दायित्वों से प्रदेश में विभागीय जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और उनके प्रभावी अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह दूसरी सूची भी जारी की गई है, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा विभिन्न पार्टी के लोगों को दिया गया है। और ऐसे में 18 लोगों की ये सूची है, जिसमें तमाम लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है परिषदों में। और कहा जा सकता है कि राज्य मंत्री की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले भी एक लिस्ट जारी की गई थी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने लोगों को ये पद सौंप भी दिए गए हैं और इससे कितना फायदा देखने को मिलेगा? जी विशाल, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दायित्व सौंपे गए हैं और 18 पार्टी के नेताओं को दायित्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सौंपे गए हैं। और इससे पहले भी 20 नामों की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी भी की गई थी, उसमें भी दायित्व दिए गए थे। और ऐसे में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल सके और प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो भी आसानी से हो सके और जनता की समस्याओं का निवारण आसानी से हो सके, इसके लिए दायित्व जो है वो बांटे भी गए हैं। और ऐसे में अब दायित्वधारी किस तरीके से आगे काम करते हैं और किस तरीके से विकास कार्यों में सरकार का सहयोग करते हैं, तमाम चीजें देखने वाली हैं। अरुण, किन किन को खास जिम्मेदारी इस दूसरे लिस्ट में दी गई है? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि 20 लोगों को ये दायित्व भी सौंपे गए थे। जी बिल्कुल, देखिए जो दूसरी सूची जारी की गई है उसमें बलवीर पुनियाल जो कि उन्हें जड़ी बूटी सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे हैं सुभाष बर्थवाल, उन्हें राज्य निर्माण आंदोलनकारी समिति का जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया है। पुनीत मित्तल वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के और वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्हें जो है नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक देसराज कनवाल को समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरीके से कई अहम नेताओं को अहम जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है। और ऐसे में अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लंबे समय से चर्चाएं वो चल रही हैं। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी कब तक होता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। अरुण, विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। किस तरह के सवाल अभी उठाए जा रहे हैं और क्या कहता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष इस पूरे मामले में? विपक्षी दल के द्वारा कई सवाल उठाए जाने का कहने की जो है दायित्व जो बांटे गए हैं, इसमें अगर विकास के कार्य होते हैं और ये जो है 3 साल के बाद सरकार को 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, उसके बाद अब दायित्व बांटे जा रहे हैं। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी सवाल विपक्षी दल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में तमाम इस तरीके की सियासत भी हालांकि इस पर हो रही है और ये अटकलें लंबे समय से जारी थी दायित्वधारियों को लेकर के। हालांकि दायित्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बांटे गए हैं, लेकिन अब जो है अगली जो कड़ी है वो मंत्रिमंडल विस्तार की है। तो कैसे में मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, पर कब तक सरकार जो है विराम लगाती है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर, हरित यात्रा बनाने को लेकर तैयारियों में प्रशासन और शासन जुड़े हुए हैं। और ऐसे में चारधाम यात्रा का ये कहा जा रहा है कि मतलब है कि चारधाम यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल इस्तेमाल किए जाए। आरटीओ ने आशंका जताई है कि चारधाम यात्रा में 20 से 30% ई वाहन आने की उम्मीद है। इसके अलावा सभी निजी वाहनों के लिए भी गाड़ी में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, जिससे साफ सफाई की व्यवस्था भी बनी रहे। देखिए, हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहाँ तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आएँ और जो दूसरे व्हीकल आएँ उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना है। जहाँ तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है वो उनका जो अनुमान है उसके अनुसार 1,30,000 प्राइवेट वाहन आए थे और
उनके द्वारा पूरे चारधाम यात्रा पर चले, उससे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण हुआ, इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो आप लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ऐसे 36 स्थान हैं जहां पर लाइव चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस पर हमारे पास फास्ट चार्जिंग गन्स हैं, जिसमें 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी को रिचार्ज किया जा सकता है। जहां तक इनकी लोकेशन का सवाल है, तो ये चारधाम यात्रा रूट जो कि हरिद्वार या रुड़की से शुरू होता है, हमारे चार्जिंग स्टेशन में भी रुड़की में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, ऋषिकेश में भी हैं, फिर टिहरी के अंदर, उत्तरकाशी में, फिर ऊपर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हर जगह हमारे चार्जिंग स्टेशन है। और वो ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि हर 100 से 100 किलोमीटर तक एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। और जहां तक इनको चार्जिंग स्टेशन कराने के स्थानों का सवाल है, वो हम लोगों ने GMVN के गेस्ट हाउसों में कर रखा है, जहां पर कि पर्याप्त तरीके से स्थान है जहां गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। साथ में चार्जिंग करते वक्त जो हमारे लोग हैं वो वहां पर विश्राम भी कर सकते हैं। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के कार्य में लगे हुए हैं। वहीं DDMA के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को तैनात किया गया है। इनमें से 70 मजदूर छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली तक बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को पूरी तरह से साफ कर लिया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन चारधाम यात्रा में VIP दर्शन को लेकर कमिश्नर गढ़वाल ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किसी को भी VIP दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। दरअसल हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने VIP दर्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला भी ले लिया है। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम VVIP जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो VVIP हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें VVIP दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा है। चारधाम यात्रा से पहले सरकार की चिंता बढ़ गई है। यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों में संक्रमण रोग इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि होने के बाद सरकार सतर्क हो गई है और सभी यात्रा मार्ग पर चलने वाले सभी घोड़े और खच्चरों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले घोड़े खच्चरों को भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। सीमावर्ती इलाकों में पशु रोग नियंत्रक चौकियों पर हर घोड़े खच्चर की जांच अनिवार्य कर दी गई है। बीमारी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा के जो है लक्षण रुद्रप्रयाग में पाए गए हैं। जी, जिस कारण उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज इक्वाइन पशुओं का, खच्चर, घोड़े, इन सभी का जो है ब्लड सैंपल लिया जा रहा है परीक्षण के लिए। अभी तक आज दिनांक में हमने जो है 28 सैंपल कलेक्ट किए हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्र के जितने भी जो है पशु, घोड़े खच्चर पशु हैं, इक्वाइन पशु, जब तक सभी का सैंपल लिया जाएगा तब तक चलेगा। बता दें कि संक्रमित पशुओं को अलग रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा से पहले अब ये चिंता बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि चारधाम यात्रा पर जब लोग आए या फिर जिस तरह से अब घोड़े खच्चर आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही हैं? जी विशाल, आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा की जो तैयारी है उसमें जो है जिले के अधिकारी कर्मचारी जो है लगातार
जो है जायजा ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट इसमें ये है कि जो चार धाम यात्रा पे यमुनोत्री धाम में जो खच्चर चलते हैं उनमें जो है इन्फ्लुएंजा करके जो है कोई वायरस पाया गया, जिसके कारण से जो है पर शासन प्रशासन की जो परेशानी बढ़ गई। जी दीपक, क्या ये भी पता चल पाया है कि कितने घोड़े खच्चरों में ये इन्फ्लुएंजा जो संक्रमण है वो पाया गया है अभी तक? जी विशाल, थोड़ा सा क्वेश्चन दोहराएं, थोड़ा सा समझ में। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटलों को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों की तरफ से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो सामने आता है कि इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। ये मामला अब और गर्माता जा रहा है, जहां अब विश्व हिंदू परिषद इसे लेकर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। तो वहीं विहिप के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये एक तरह की पहचान छिपाकर व्यवसाय करने की कोशिश है, जो श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आज जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है वो जिहादियों की खुली हुई है, लेकिन उनपे अपनी पहचान छुपाकर महादेव के नाम से, गणेश के नाम से, दुर्गा के नाम से, हमारे देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें खोली गई हैं। अपनी पहचान छुपाकर वो दुकानें खोली गई है और थूक जिहाद, मूत जिहाद का काम जो ये जिहादी कर रहे हैं, इस पर भी सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है, उस पर कोई पहचान छुपाकर काम ना किया जाए। जय श्री राम। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जुड़ी है, उन सबकी जांच वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं दिलीप मेहंद्रता, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रुड़की। ये रुड़की जिला पड़ता है, जिसमें मंगलौर, भगवानपुर, आपका हरिद्वार रोड, ये सारे अपने जो क्षेत्र इसमें आते हैं, चुड़ियाला वगैरह। तो जो आपने बात कही कि भाई जो मंगलौर रोड पे ढाबे चल रहे हैं उस पे झंडे लगे हुए हैं, असल में क्या है, हमने इसका कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लेंट भी करी थी एसडीएम साहब से। उसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया था, उन्होंने वो रेंट जो अपनी रेंट पे दे रखी है मोमडनों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को रेंट पे दे रखी है, तो उसके लिए हमने जो है वहां पर उन्हें एसडीएम साहब ने सबको बुलाया था, उनको कहा था कि इसमें अपना नाम लिख के, उन्होंने नाम भी लिखा था। और कुछ समय बाद वो चीज चली और कुछ समय जैसे प्रशासन की चाल धीमी हुई, कह लो कि भाई हम लोग भी थोड़ा बिजी हुए, तो फिर वो दोबारा से पुनः देखने में आया कि जैसे आपने बताया कि झंडे लगे हुए हैं, तो इस पे हम दोबारा से जो है एसडीएम साहब से ही मिलेंगे। हमें एसपी साहब से एसएसपी अपना हरिद्वार भी मिलना पड़ा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और अक्सर सरकार ये दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इन सब के बीच पलायन आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसमें शिक्षा मंत्री के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत देहरादून में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्लान आयोग की रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। प्रदेश के 1149 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं। चंपावत रुद्रप्रयाग में बच्चों शिक्षकों की संख्या कम। कहानी उस प्रदेश की है जहां 2017 से ही ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। खबर उस प्रदेश की है जिसकी देश दुनिया में देवभूमि के रूप में पहचान है। कहने को तो राज्य में बीजेपी की डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, फिर भी स्थिति क्या है ये पलायन आयोग की रिपोर्ट में साफ हो गया है। देहरादून में बैठकर राज्य के शिक्षा मंत्री मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आयोग ने जब रिपोर्ट सौंपी तो मंत्री के दावों की पोल खुल गई। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग ने पहली बार प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सरकार को सौंपी, जिसमें जिक्र किया गया है
कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। चंपावत और रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा कम है। देखिए, पूरी समस्या को वाइस वर्सा देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग पलायन कर चुके हैं, वहाँ बच्चों की संख्या ही नहीं है और उसके कारण विद्यालय बंद भी हो रहे हैं, संख्या सीमित हो रही है बच्चों की, वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। और संभवतः कुछ जगह ऐसी भी है जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं होंगे, ऐसा भी देखने में आता है। और बहुत सारी जगह तो ये रहता है कि शिक्षक जाने को तैयार ही नहीं रहते, ये भी एक बड़ी कठिनाई है। जबकि हम लोग लगातार नियुक्तियाँ कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में शिक्षकों को भेज रहे हैं, उसके बावजूद कमियां हैं। तो पार्टी के सरकार के पास इसका संज्ञान है और समय समय पर विधानसभा में माननीय मंत्री जी द्वारा इस विषय पर अपनी बात भी कही गई है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि प्रदेश के अंदर जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं उनमें शिक्षक पहुँचे, जिनमें छात्र नहीं हैं, जो कम छात्र संख्या के विद्यालय हैं, उसको क्लस्टर योजना में ले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने ये भी कहा है कि बोर्डिंग की व्यवस्था हम करेंगे ताकि कोई आसपास कोई विद्यालय ऐसा हो जिसमें सबको इकट्ठा करके वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें। तो हम लगातार इस पर कोशिश हो रही है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा। पलायन आयोग ने 204 पेज की सर्वे रिपोर्ट सौंपी। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय है संचालित। पहाड़ के 50% स्कूलों में प्रधान अध्यापक ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पलायन आयोग की 204 पेज की सर्वे रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे और अध्यापकों की संख्या के अंतर का खुलासा किया गया है। प्रदेश में 12,065 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें 50% स्कूलों में प्रधान अध्यापक नहीं है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की घट रही संख्या का मुख्य कारण अध्यापकों की तैनाती न होना बताया गया है। 263 विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं। 180 विद्यालय में 242 शिक्षक, लेकिन बच्चे एक। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के 263 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। इसमें 1 से 5 और 6 से 8 तक की कक्षाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर के 180 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 242 शिक्षक मात्र एक छात्र को पढ़ा रहे हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी जिले में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,504 विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक तैनात है। इसमें पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली जिले सबसे अधिक स्कूल यहाँ के हैं। इसके अलावा प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की 8,324 कक्षाओं में एक छात्र संख्या है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमको पलायन रोकना है और क्षेत्र में सुविधाएं देनी है, कर्मचारी भेजने हैं, तो कम से कम क्लास 3 तक की जो पोस्टें हैं इसको ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ही रहनी चाहिए। जो पहाड़ों में कोई भी व्यक्ति नौकरी लग रहा है उसके बाद सीधे उठा के देहरादून आ जाता है या हल्द्वानी आ जाता है, ये जो सुविधा लोगों को मिली हुई है ये समाप्त होनी चाहिए। कैडर तय होने चाहिए, ब्लॉक कैडर होना चाहिए, जिला कैडर होना चाहिए। पहले भी था, पहले जब जिला पंचायत के पास ये सारी व्यवस्था थी उस समय इतनी अव्यवस्थाएं देखने में नहीं आती थी, क्योंकि उसी जिले में शिक्षक घूमते थे, उसी ब्लॉक में प्राइमरी शिक्षक घूमते थे, तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ बने रहते थे, तो ये समस्याएं कम दिखाई पड़ती थी। आज क्योंकि हमने सबको मौके दे दिए नीचे आने के, इसलिए वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। पलायन आयोग ने शिक्षा विभाग को दिए सुझाव। उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अतिरिक्त छूट दी जाए। शिक्षकों को विद्यालय के समीप आवास की सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को 25% वेतन वृद्धि की जाए। 50% स्कूलों में जो है अध्यापक नहीं है और ज्यादातर स्कूलों में जो है एक बच्चे हैं एक कक्षाओं में, तो कैसा जो है मैनेजमेंट इस सरकार का चल रहा है, आप बताइए ना। लगातार जो है शिक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। जो राज्य देश में शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पर आता था, 8 साल के भाजपा के शासन ने उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो है नींव खोद करके रख दी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, ये प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए, उनको तो अपने विभाग की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री रात दिन दिल्ली दरबार के जो है परिक्रमा करने में मस्त है। आखिर इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पे कौन लाएगा?
अब तो हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकार से संभल नहीं सकती है। 8 साल में जो सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर न ला पाई हो, उससे अब और कोई उम्मीद रखना भी बेईमानी है। रिपोर्ट में आयोग ने सुझाव दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अतिरिक्त छूट दी जाए। शिक्षकों की उपलब्धता के लिए शिक्षा विभाग में अलग से स्थानांतरण नीति बनाई जाए। शिक्षकों को विद्यालय से 8 से 10 किलोमीटर के अंदर रहने की अनिवार्यता। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन के तौर पर 25% वेतन वृद्धि व अन्य सुविधा दी जाए। साथ ही नए शिक्षकों को प्रशिक्षण जरूरी के साथ ही शिक्षकों को विद्यालय के समीप आवास की सुविधा, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखना, स्कूलों में प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान, 4 दीवारी की सुविधा समेत कई सुझाव दिए गए। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने चारधाम यात्रा के दौरान गाड़ियों के पार्किंग स्थलों पर जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में इस बार भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। मुनि की रेती से जब श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे तो गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं जो बीच पड़ाव में थोड़ी देर रुकना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में लगाकर रुक भी पाएंगे। जो पार्किंग के लिए ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। प्लस जो आपको जो श्रीधामों के पास में जैसे कि सोनप्रयाग है, वहाँ पर एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर आप मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो अगर जहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं तो उसमें जो छोटे छोटे जो पैचेस हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं जैसे ब्यासी, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो पार्किंग को हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री मार्ग में भी इसी तरीके की सिचुएशंस हैं। तो सारा इसमें हमारी पूरी तैयारी भी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD, इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। चंपावत जिला आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक चंपावत जिले में शुक्रवार शाम 7:52 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 थी और गहराई 20 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र नेपाल था। चंपावत के साथ साथ लोहाघाट में भी कुछ सेकंड भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों से लोगों ने घरों के बाहर निकलना भी शुरू कर दिया। जिले में आए भूकंप के दृष्टिगत जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला आपदा परिचालन केंद्र के माध्यम से समस्त अधिकारियों को ये कहा है कि किसी भी तरह की सूचना तुरंत आपदा परिचालन केंद्र को अवगत कराएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।